हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड समझने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं, बस आप ऐसा समझिए, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। जैसे कोई यूज़र है और हमारे पास उसका उसका पीसी होता है। सो पीसी अपने बोल देते हैं इसका हार्डवेयर। सो अब यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से तो कम्युनिकेट करेगा नहीं कि आप रैम को निकाल के या कुछ रैम से तो आप छेड़छाड़ करते नहीं हो। आप क्या करते हो, मतलब उस जो हार्डवेयर है उससे कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक मीडियम चाहिए होता है। वही मीडियम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अब अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, जैसे एज्यूम करते हैं अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और आप उसमें एक्शन करते हो, सो वो एक्शन यूज़र ने आपने बताया। जैसे और इजी लेते हैं, प्रिंटर है, मान लीजिए आपने प्रिंट कमांड देनी है। सो आप डायरेक्टली हार्डवेयर में तो जाके बताओगे नहीं उसको कैसे प्रिंट करना है, आप तो जस्ट एक बटन क्लिक करोगे। वो बटन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कि आपको इतनी कन्वीनियंस कौन प्रोवाइड कर रहा है कि जस्ट आप एज अ प्रिंट बटन दबाते हो कि वो प्रिंट हो जाता है। वो कर रहा है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। यही काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी हैं आपने सुना होगा। विंडोज़ है, मैक ओएस है, और भी लिनक्स है, और भी कई कंपनी हैं जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में। सो ये है बेसिकली काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूज़र को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के अंदर जो मीडिएटर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये रहा इसका बेसिक। ये ज़्यादातर किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बट जनरली आपको पता होना चाहिए, आप एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो। और उसमें अब हमारे पास एक टॉपिक आता है सिस्टम कॉल्स। सो ये सिस्टम कॉल्स आर द these are the requests made by the these are the requests made by user program to the operating सिस्टम आएगा भाई, सिस्टम्स नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू गेट हार्डवेयर। सो ये दीज रिक्वेस्ट आर मेड बाय यूजर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू गेट हार्डवेयर। सो हमें हार्डवेयर इन द सेंस हार्डवेयर सर्विस, आपको अगर प्रिंटर की हार्डवेयर सर्विस चाहिए तो रिक्वेस्ट यूजर किसको मेड करेगा, हार्डवेयर को मेड नहीं करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा। सो यह है सिस्टम कॉल का मीनिंग। सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ, ये भी गाइस पहले पूछा जाता था, आजकल इसमें भी थोड़ी कम क्वेश्चंस बनते हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो पहला आता है बैच। ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रोसेसेस का बैच है वो हम ये हमारी है रैम, आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। यहाँ पे हमारा है CPU और ये हमारा है IO। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास कुछ जॉब्स हैं जो हमें CPU पे शेड्यूल करनी है। गाइस देखिए, रैम होती है जहाँ पे प्रोसेस रिसाइड करती हैं सेकेंडरी मेमोरी से इसमें रैम पर आके, और उसको अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो उसको CPU में आना पड़ेगा। सो बेसिकली जैसे आपका
कोई भी सेकेंडरी मेमोरी में जो भी आपके पास कोड है, उसको एग्जीक्यूटिबल फाइल है वो होती है प्रोग्राम। और जब वो रैम में आ जाती है, ये गाइस मैं इसको अलग से लिखता हूँ, जब वो रैम में आ जाती है तो वो हो जाती है प्रोसेस। और जब वो सीपीयू में आ जाती है तो वो उसको बोलते हैं प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो प्रोसेस ही रहेगी, उसके बाहर हम उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और जब हम लिखते हैं प्रोग्राम से पहले इसका भी एक प्रीवियस में जाएंगे तो वो होता है कोड। कोड से प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम से प्रोसेस होती है, प्रोसेस से प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन जाती है, फिर उससे हमें हमारे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होते हैं जो हम उस प्रोसेस में हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा बात थी। ये गाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि आपको बाद में डाउट ना रहे। ठीक है जी। हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास जॉब्स हैं पी, जैसे लाइक हमारे पास जॉब है, मान लीजिए P1 P2 से लेके P10 तक जॉब्स हैं। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, लाइक इतनी उठा ली, मान ले P1 से P2 उठा ली, P3 उठा ली, P4 उठा ली या P5 तक उठा ली। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही है गाइस, बस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बल्क में जॉब्स को उठाते हैं और उसको वन बाय वन सीपीयू पे शेड्यूल करते हैं। ऑन सीपीयू वन बाय वन। ये बात आप याद रहना, एक बार में एक ही प्रोसेस हम शेड्यूल करते हैं, बस इसका मतलब ये है कि रैम में वो जॉब्स आ जाती हैं। सो उसका नेक्स्ट इसके बाद वाला है हमारे पास मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है गाइज, इसमें भी वही हमारे पास कुछ कुछ जॉब्स हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसमें गाइज क्या होता है, हमारे पास कुछ कुछ जॉब्स हैं, उसको भी हमको सीपीयू भी शेड्यूल करना है। बट इसमें क्या रहता है, सीपीयू है आयो। इसमें हमारे पास जैसे मान लीजिए P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। मान लीजिए P1 सीपीयू पे गया, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का बता रहा हूं मैं आपको। P1 सीपीयू पे आ गया, अब P1 सीपीयू से बाहर नहीं जाएगा जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मान लीजिए इसको आयो में जाना है, तो ये P1 जाएगा आयो करने में और ये सीपीयू खाली होगा, सीपीयू आइडल है। तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, सीपीयू को आइडल नहीं रहने देना। जैसे बैच में तो क्या होता है, एक एक प्रोसेस एक बार करके ही होगी, चाहे वो आयो करे चाहे कुछ मर्जी करे, बस इसमें क्या है सीपीयू आइडल हो गया तो यहां से प्रोसेस नंबर P2 आ जाएगी। यहाँ पे भी तो इसमें हमारा गोल क्या है, गोल है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन और रिड्यूस आइडल टाइम। सो यहाँ पे जगह नहीं बची है, सो यहाँ पे रिड्यूस आइडल टाइम, सीपीयू का आइडल टाइम को हमें घटाना है और सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम रखना है। सो ये है मल्टी प्रोग्रामिंग का। और यहाँ पे इसके बाद आता है मल्टीटास्किंग, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। गाइस आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाद में। अभी मैं एक और आपको मल्टीटास्किंग एक बार ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि ये बेसिक बैच है, सो आपको पहले पता होना चाहिए, फिर उसके बाद याद करने का तरीका आपको मैं बता दूंगा। सो ये गाइस आप नोट कर लीजिए। सो इसको मिटाने जा रहा हूँ।
सो हमारे पास अब है मल्टी, तीसरा है मल्टी टास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस इसमें क्या होता है, ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा ही है, बट इसमें होता है कि P3 P4 इसमें प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं सीपीयू में इन अ टाइम शेयरिंग मैनर। ये गाइस इसकी वो है, प्रोसेसेस विल एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू इन ए टाइम शेयरिंग मैनर। तो गाइस इसका एक कंसेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए प्रोसेस P1 गया सीपीयू में, सो P1 कुछ टाइम T के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारे पास ये बाकी जॉब्स ही पड़ी हैं, इनको भी एग्जीक्यूट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ P1 और उसके बाद में ये वापस आ जाएगा और यहाँ से CPU आइडल हुआ, फिर P2 जाएगा, P2 CPU में आ गया। सो ऐसे ही जैसे मान लीजिए P2 अगर मान ले IO करने के लिए गया तो P3 आ जाएगा, P2 मान ले IO करने के लिए गया, सो फिर P3 आ जाएगा। सो गाइस इसमें टाइम शेयरिंग मैनर में जॉब्स एग्जीक्यूट होती हैं सीपीयू में। ऐसा नहीं है कि जैसे P1 CPU बाउंड प्रोसेस है, सो ये सीपीयू में आकर बैठे रहेगी और मान ले IO बाउंड प्रोसेसेस वेट करते रहेंगे। ये CPU बाउंड और IO बाउंड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले 2-3 लेक्चर्स में, बट इसका इसमें ये प्रॉब्लम सोल्व होती है। अब बहुत बड़ा आपके पास कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता लगेगा मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंस। सो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको बिल्कुल एक चार्ट के द्वारा बताऊंगा, आप समझ जाओगे। ये रहा ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें ये है मल्टी प्रोग्रामिंग, और जो मल्टी टास्किंग है और टाइम शेयरिंग है वो इसके बीच का पार्ट है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये था टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइज अभी 2 और बचे हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आता है 4th मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें हमारे पास प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, आप कंप्यूटर में सीपीयू लगाते हो ना, जैसे इंटेल का खरीद के लगा लिया या AMD का लगा लिया। सो इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं CPU, और इसमें हमारे पास जो रैम होती है जिसमें हमारी जॉब्स पड़ी थी, जो मेमोरी है वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे पहले जॉब्स आएंगी, ये रैम है, ये मेमोरी है, और इसके बाद यहाँ से ये इनमें CPU में शेड्यूल हो जाती हैं। सो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे प्रोसेस एफिशिएंट हो जाती है। ये कंपनीज़ के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, हमारे घर के लिए तो एफिशिएंट नहीं रहेगा क्योंकि इतने CPU लगाना बहुत महंगा पड़ जाएगा, बट स्टिल ये कंपनीज़ के लिए ज़्यादा एफिशिएंट मेथड्स हैं। और उसके बाद लास्ट है 5th पॉइंट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो जो सिस्टम्स है वो स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड हैं। इसमें सिस्टम्स आर
systems are strictly टाइम बाउंडेड। सो इसमें सिस्टम जैसे बैंकिंग हो गया, मिसाइल हो, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन अटक गई या रिसीवर अकाउंट या कुछ इस तरीके से, सो उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। और हमारे रॉकेट्स में भी काम आता है, सैटेलाइट में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि सैटेलाइट का एक एक मिली सेकेंड में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो ये उस है। और इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास आ जाएंगी हमारी सैटेलाइट्स, रॉकेट लॉन्चेस में गाइज आपको पता है मिली सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। सॉफ्ट रियल टाइम में हमारे पास आ जाती हैं बैंकिंग हो गया, हमारे पास ई कॉमर्स हो गया, इसमें भी यूज़ होता है। सो ये रहे हमारे पास 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है नंबर 4 पे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमने लास्ट में पढ़ा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइज इसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू गाइज।